हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सब एकदम बढ़िया मौज में होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमास JRF मंत्रा पे। और हम अपनी PYQ सीरीज जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पेपर हम अपने कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 2015 के जून के पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपर कंप्लीटली जो है सोल्व हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं 2015 के ही दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आज हम करने वाले हैं। यूनिट 2 को लेकर वीडियो जो है वो मैंने रेडी कर रखी है आज से। आप समझ लीजिए कि अभी वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं रात को, तो आप ये समझ लीजिए कि कल ये वीडियो अपलोड करूंगी। उसके बाद कल अपलोड करने वाले दिन से लेकर अगले 3 दिन तक, आई थिंक मंडे तक जो है वो मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। और मंडे या तो समझ लीजिए आप कि मंगलवार को वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी अगर हो सका तो, वरना बुधवार को जो है वो वीडियो कंप्लीटली जो है दोनों वीडियो आ जाएंगी, PYQ सीरीज वाली भी और हमारी ये वाली वीडियो। ठीक है, यूनिट 2 की। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो हम जैसा मैंने आपको बताया कि PYQ सीरीज में हम 10 ईयर्स PYQ सीरीज कर रहे हैं, जिसमें करीब हम 10 ईयर PYQ सीरीज के अंदर कम से कम हम 25 से 30 क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करने वाले हैं। और 25 से 30 क्वेश्चन पेपर अगर हम सोल्व करेंगे तो आप इस चीज से समझ जाइए कि हम अपना हाफ ऑफ द सिलेबस सिर्फ PYQ के अंदर रिवाइज कर लेंगे। और उसके अलावा हमारी जो यूनिट वाली वीडियो है वो चल ही रही। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का है पहला क्वेश्चन कि इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अवधि का। ठीक है, बिहारी बोली से संबंध मगही का भी है, मैथिली का भी है, भोजपुरी का भी। ठीक है, सोरशनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों ही किसके अंतर्गत आती है? ये तीनों ही आती हैं हमारी, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये तीनों ही आती हैं हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी में आती है कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। और ये यूनिट हमारी हो भी चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधि का है। तो हम अवधि किस में आती है? अवधि आती है अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी के अंदर। ठीक है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंदर। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक जो है वो कौन है? सेकंड निकाल लेती हूँ ना। तो हिंदी साहित्य अतीत के लेखक जो हैं वो हमारे कौन है? वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य अतीत का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। ठीक है, एक सेकंड बुक को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो लिखा गया है 1960 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके अलावा ये श्याम सुंदर दास और विश्वनाथ त्रिपाठी और गणपति चंद्रगुप्त है, इनके जब है हम अपना अभी सेकंड यूनिट स्टार्ट करें साथ साथ करते जाएंगे। इनकी एक एक रचनाओं के नाम दिए जा रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है यहाँ पर बताए कि एक एक नाम जो है वो दे चुके हैं, दे रखे हैं, वो मैं करवाऊं, बाकी रचनाएं छूट जाए ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दुहा मूलतः है अपभ्रंश का, अपभ्रंश का छंद है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कोटेशन बोली है, मैं बता देती हूँ। अंतिम अपभ्रंश अवस्था के समय जैसा गाथा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, ठीक वैसे ही दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। और उसके अलावा अपभ्रंश के प्रथम कवि जो है वो कौन है? सरपा को माना गया है प्रथम कवि। इसको माना गया है सरहपा को माना गया है। और हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जो है इसको मानी गई है श्रावकाचार्य को माना गया है, श्रावकाचार्य, जो किसके द्वारा लिखी गई है? देवसेन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, संदेशड़ऊ सवितरऊ हम कहणऊ असमर्थ भण पीय इकति बलियडीय देवी समाना। ये उपयुक्त दोहा जो है वो किसका है? तो ये है अब्दुल रहमान का। किसका दोहा है ये? अब्दुल रहमान के द्वारा जो है वो ये
लिखा गया है। और अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि, हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि इनको माना जाता है, अब्दुल रहमान को। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संदेश रासक। ठीक है, उसके अलावा और इसके अंदर दिया गया है कि हेमचंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? हेमचंद्र की प्रमुख रचना है कुमारपाल चरित। इसके अलावा भी रचनाएं, ऐसी बात नहीं, जब हम आदिकाल करेंगे तब बताऊंगी आपको। शारंगधर की रचना जो है वो हमीर रासो, उपलब्ध रचना यही मानी जाती है शारंगधर की, क्या है? हमीर रासो। और रही बात नरपति नाहला की, तो नरपति नाहले की है बीसलदेव रासो, जो बड़ी वो मानी जाती है, फेमस भी मानी जाती है, बीसलदेव रासो। ठीक है, और ये बीसलदेव रासो जो है वो क्या है? श्रृंगारी काव्य। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो नर दुख दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरूप, भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है तो कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार माने जाते हैं गुरु नानक। कहा क्या है कि जो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, कि इसकी जो है वो बाद में करते हैं, व्याख्या बाद में करते हैं। ठीक है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के प्रवर्तक। सबसे पहली बात, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, पहली बात। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या है? इसके अलावा इन्होंने एक आदि ग्रंथ जो है, नाम का कोई ग्रंथ है इन्हीं का, उस आदि ग्रंथ के अंदर एक महला नाम का कोई प्रकरण है, महला नामक प्रकरण है एक, उनके अंदर इनकी बाणियां है। किसकी? गुरु नानक। उनके अंदर क्या है? गुरु नानक की बाणियां संकलित है, आदि ग्रंथ है इनका सिखों का। और उसके अंदर मिलते क्या है? इनके बाणियां हैं, जो किस रूप में मिल रही है हमको? शब्द और श्लोक के रूप में। ठीक है, शब्द और श्लोक के रूप में मिलती है। और उसके अलावा इनको, और गुरु नानक को क्या कहा जाता है? सिख धर्म के प्रवर्तक तो है ही है, और इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। किसको? गुरु नानक को। ठीक है, और इसके अंदर कुछ खास नहीं है। सूरदास को हम जानते ही है कौन है, कबीरदास को भी जानते हैं, रविदास को भी जानते हैं। उसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इसके अंदर? इसके अंदर कुमनदास है, शीत स्वामी है, ध्रुवदास जो है वो नहीं। 33। हाँ, तो ध्रुवदास जो है वो क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीजें। सबसे पहली बात तो ये किस में आते हैं ध्रुवदास? ये आते हैं हित हरिवंश संप्रदाय से। हित हरिवंश संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश संप्रदाय का, गोस्वामी हित हरिवंश का जो संप्रदाय था उसके अंदर ये आते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है भक्त नामावली। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? हाँ, अष्टछाप जो है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1565 के अंदर। किसके द्वारा? विठलनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? विठलनाथ के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, जिसको गुंसाई विठलनाथ कहा जाता था। अष्टछाप में 8 शिष्य थे, 8 शिष्य थे। ठीक है, जिसके अंदर 4 शिष्य जो थे वो तो थे इन्हीं के, विठलनाथ के। ठीक है, और 4 शिष्य जो थे वो थे वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के थे, हाँ, वल्लभाचार्य के थे। और वल्लभाचार्य कौन थे? विठलनाथ के पिता थे। ठीक है, इन्हीं के पिता थे। और उसके अंदर थे कौन? वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? देखिए, उनको याद कैसे करना है, ये एक्चुअली ट्रिक मैंने उठाई थी कहीं से। ठीक है, अब मैं आप नाम नहीं लूंगी उसका कि कहाँ से उठाई थी, लेकिन मेरे को बड़ी सही ट्रिक लगी। इसका था कस पी के, और जो विठलनाथ के जो शिष्य थे, यानी कि वल्लभाचार्य के नाम तो याद किया मैंने केएस पीके से, और विठलनाथ को याद किया मैंने गोचीचंद से। गोचीचंद कैसे? कस पीके से कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास। ठीक है, और रही बात विठलनाथ की, रुको एक मिनट, कस पीके के अंदर सबसे पहले है कुंभन दास, क्योंकि सबसे वरिष्ठ एक है, तो सबसे पहले कुंभन दास, फिर सूरदास,
फिर कृष्णदास और फिर उसके बाद जो आते हैं परमानंद दास। ठीक है, उसके बाद आते हैं विठलनाथ। विठलनाथ में गोचीचंद के अंदर सबसे पहले गोविंद दास, माफ कीजिए गोविंद स्वामी, छी से चीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास और ना से नंददास। ये जो है 8 शिष्य जो है इसके माने जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और है? उसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है। अब आगे देखिए, तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार जो है वो कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है कुम्मन दास। ठीक है, कुम्मन दास जो है वो है, और एक जो अभी हमने जिक्र किया कि अष्टछाप के कवियों में से एक थे, लेकिन ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ। ठीक है, और इसके अलावा फिर सबसे वरिष्ठ तो हमारे कुम्मन दास हो गए, तो सबसे कनिष्ठ कौन माने जाते हैं? कनिष्ठ मतलब सबसे छोटे कौन माने जाते हैं? तो सबसे कनिष्ठ जो है वो माने जाते थे नंददास। ठीक है, सबसे कनिष्ठ माने जाते थे नंददास। और एक बात और कि वल्लभाचार्य के शिष्य होते हुए भी कुम्मन दास जो है वो वल्लभाचार्य से बड़े थे। ये बात ध्यान रखना आप कि वल्लभाचार्य जो है उसके शिष्य थे ये, लेकिन उसके बाद भी क्या थे? वल्लभाचार्य से बड़े थे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, और इसके अलावा कुछ है नहीं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से हनुमत चरित के रचयिता जो है वो कौन है? तो हनुमत चरित के रचयिता है रायमल पांडे। ठीक है, 1639 के अंदर ये लिखा गया, 1639 के अंदर लिखा गया है। कौन इसके रचयिता? रायमल पांडे है। और इसके अलावा जो है अग्रदास की रचनाएं कौन कौन सी है? अग्रदास की रचनाएं हैं राम ध्यान मंजरी, अग्रदास की रचनाएं हैं राम ध्यान मंजरी और रामाष्टयाम, और इसके अलावा पदावली। ठीक है, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं अग्रदास की। अब बात की जाए नाभादास की, तो नाभादास की है भक्तमाल, और एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी अष्टयाम, अष्टयाम। और एक रचना और है इनकी, वो है अष्टयाम। दो है, एक पद्य में है और एक प्लस गद्य में, यानी 2 अष्टयाम रखे इन्होंने, एक गद्य में एक पद्य में, और उसके अलावा भक्तमाल। ठीक है, तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं जो आगे हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जिसके अंदर इनकी सबसे प्रसिद्ध अगर कोई मानी जाए तो वो रामचरितमानस है। ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल हारी। आगे देखिए ललित ललाम। ललित ललाम जो है वो किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम ग्रंथ है मतीराम का। ठीक है, मतीराम के द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा मतीराम की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो है रसराज, फूल मंजरी, उसके अलावा है छंदसार संग्रह, छंदसार संग्रह है। ठीक है, और उसके अलावा है साहित्य सार। सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा ललित ललाम के द्वारा। उसके अलावा जो है ना, ये जैसे जसवंत सिंह हो गए, पद्माकर हो गए, इनके ग्रंथ हम आगे जब रीतिकाल करेंगे ना उसके अंदर आएंगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट बता देती हूँ। जैसे जसवंत सिंह का एक तो भाषा भूषण बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है, और एक माना जाता है प्रबोध चंद्र जसवंत सिंह। नोट करते हुए चलिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, नोट करते हुए चलिए हर चीज को। अगर मैं नोट कर रही हूँ मतलब आपका बनता है फिर। ठीक है, भूषण का है, भूषण की रचनाएं हैं, जैसे एक तो है शिवा बावनी, शिवा बावनी, और इसके अलावा है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, और उसके अलावा छत्रसाल दशक ना, हाँ छत्रसाल दशक। छत्रसाल थे कौन? शिवाजी थे। ठीक है, और उसके अलावा रही बात पद्माकर की, तो पद्माकर की रचनाएं हैं जगत विनोद, जगत विनोद, गंगा लहरी, गंगा लहरी, और
पद्म विभूषण है पद्म, हाँ पद्माभरण, पद्माभरण, पद्मा, पद्म विभूषण पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया। ठीक है, आगे है हमारे क्वेश्चन नंबर 10। बेल जो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये काव्य पंक्तियां भैया ठाकुर की लग रही है मेरे को। हाँ, ठाकुर, ठाकुर ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था, सीधी सीधी। तो ये किसकी है? ठाकुर की रचना है। तो उसके अलावा क्या है, इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध कृति है ठाकुर खसा। ठीक है, और उसके अलावा रही बात, इनकी कुछ पंक्तियां दी गई है जो मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, जब हम करेंगे तो आ, आ, आदिकाल या रीतिकाल, जब भी ये पोर्शन आएगा तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के इसके अंदर शायद बालकृष्ण भट्ट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, माफ कीजिए, राजा लक्ष्मण सिंह, मैं कंफ्यूज हो गई थी बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त में। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं बालमुकुंद गुप्त समझ बैठी थी इनको, तो उसमें मैं नाम में कंफ्यूज हो गई थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो क्या है? भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ठीक है, और इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका नाम माना जाता है प्रजा हितैषी। पत्र निकाला था इन्होंने, निकाला कहाँ से था? आगरा से निकाला था। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इन्होंने एक अनुवाद भी किया था। अनुवाद किया किसका था? अनुवाद किया था इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का। ठीक है, अनुवाद किया इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का, और किया किसके नाम से? शकुंतला नाटक के नाम से। शकुंतला नाटक के नाम से कब किया? 1862 के अंदर। ठीक है, और भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? एक तो हो गए हमारे प्रताप नारायण मिश्र, एक हो गए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, एक हो गए बालकृष्ण भट्ट। इनके अलावा कौन है? इनके अलावा है राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, उसके अलावा राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ये कौन हो गए? ये हो गए हमारे भारतेंदु मंडल के लेखक। उसके बाद देखिए रस कलश जो है वो किसकी रचना है? रस कलश रचना है आई थिंक अयोध्या सिंह उपाध्याय की, क्वेश्चन नंबर 27 है ना? हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है ये। मैं सच में, मैं कोई इसको देख के नहीं बोल रही, कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे इसमें से किए हुए हैं, तो थोड़े से टिप्स पे है। ठीक है, हरियोध की रचना है, रस कलश मानी जाती है। उसके अलावा जो इनकी अन्य रचनाएं दी गई है वो हम जब भारतेंदु युग करेंगे तब करेंगे। उसके बाद देखिए पंक्तियां जो है वो किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ मैं समूह को समोए। ये जो है वो किस कवि की है? तो ये है शायद निराला की, या पंत में से एक मिलेगी। 13 क्वेश्चन नंबर 24, हाँ ये निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है ये रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, और उसके अलावा बस दैट्स इट। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी है? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं त्रिलोचन की। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो वो है मित्रों पर जारी है। किसके द्वारा लिखा गया? ये कृष्ण सोबती के द्वारा। कृष्ण सोबती के द्वारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर, लिखा कब गया था ये? 1967 के अंदर लिखा गया। आवा उपन्यास किसका माना जाता है? आवा उपन्यास माना जाता है चित्रमुद्गल का। आवा उपन्यास माना जाता है चित्रमुद्गल का। 2000 के अंदर जो है वो प्रकाशित हुआ। अब आते कट गुलाब पे। कट गुलाब जो है वो है मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग का लिखा माना जाता है। कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ 1996। ठीक है, चाक जो है वो माना जाता है मैत्रेयी पुष्पा का। माना क्या जाता है मैत्रेयी पुष्पा का ये? थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? 1997।
अब देखिए, दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा? एक और द्रोणाचार्य, हमारे सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य है। प्रकाशित कब हुआ ये? 1977 के अंदर प्रकाशित हुआ था। आई डोंट नो, क्या कंफ्यूजन है, पता नहीं दिक्कत क्या है। आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन है गाइस, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड लीजिए मुझे, ठीक है। कोई बटन वगैरह दब गया है, आई जस्ट डोंट नो ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक सेकंड लीजिए मुझे। चलिए, साथ के साथ चलता जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे, हो जाएगा ये, इतनी कोई खास बड़ी बात है नहीं। ठीक है, शंकर शेष के अन्य नाटक जो हैं वो कौन से हैं? घरौंदा है, कोमल गंधार है, रक्तबीज है, खजुराहो का शिल्पीहर है, माया सरोवर है, ये। ठीक है, ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, आगे है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो। ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के द्वारा, जो है वो लिखा नहीं गया, लिया गया। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रकाशन का है 1930 ना, 1931, 1931 है। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी का है 1928, नहीं 1900, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ी सी। 1931 शायद ध्रुव स्वामिनी का है, और 1930 शायद चंद्रगुप्त का, ऐसा कुछ है। मैं 33, माफ कीजिए, 1933। ठीक है, राजश्री, ये सारे नाटक जो है ये पहला नाटक माना जाता है, प्रथम नाटक माना जाता है किसका? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, बस दैट्स इट। और ये पंक्ति जो है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा का और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, ये बोला किसके द्वारा गया? मात्रगुप्त के द्वारा बोला गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। मात्रगुप्त थे कौन? मात्रगुप्त एक टाइप से कालिदासी थे, जिसको गुप्त साम्राज्य में मात्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठेस खाने के लेखक कौन है? ठेस खाने के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। 7, यस, फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो है। उनकी कहानी संग्रह अन्य कौन से हैं हमारे? जो है उसके अंदर सिलेबस के अंदर लगी हुई है। एक तो है लाल पान की बेगम, और एक है तीसरी कसम, जो मारे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये है। इसके अलावा कौन कौन से है? इसके अलावा है रसप्रिया, तीर्थाटन, तीन बिंदिया, ये। और ये जितनी भी कहानियां है ये सारी किसमें है? ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। किसमें है? ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, और इनका एक उपन्यास भी है। वैसे बहुत सारे उपन्यास है, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, ऐसे, लेकिन मैला अंचल उपन्यास मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनका कथन कौन सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, अर्थ सोरस से ही कविता का अर्थ सोरस से ही कविता का प्राण। किसका है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है वो बोला गया। ठीक है, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी काव्य रचनाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचनाएं हैं, एक तो है काव्य मंजूषा, और उसके अलावा है सुमन, एक है कान्य कुब्ज अबला विलाप, कान्य कुब्ज अबला विलाप, और उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा है कविता विलाप। ठीक है, ये। उसके बाद देखिए, कौन सी कृति जो है वो आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? इसमें से कौन सी कृति है जो आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? तो वो है कल्चर एंड अनोट। कल्चर एंड अनोट की है किसकी? कल्चर और अनोट की है मैथ्यू अर्नोल्ड। किसकी है? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। लिखी कब गई? लिखी गई ये 1869 के अंदर। ठीक है,
और उसके अलावा आइए रिचर्ड्स जो है इसके कुछ सिद्धांत भी माने जाते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। एक तो है मूल्य सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा है संप्रेषण का सिद्धांत, बातचीत कैसे, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है, संप्रेषण का सिद्धांत। और उसके अलावा है काव्य भाषा सिद्धांत। काव्य भाषा सिद्धांत ये माने जाते हैं किसके, आइए रिचर्ड्स के, ठीक है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनका है दोहा कोश, शावकाचार, संदेश शासक, कीर्तिलता। शावकाचार 933 के अंदर लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? देवसेन के द्वारा, ठीक है। संदेश शासक अभी हम थोड़ी देर पहले ही जो है वो संदेश शासक पढ़ के आए हैं। संदेश शासक किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल रहमान के द्वारा। कीर्तिलता किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। दोहा कोश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सरहपा के द्वारा, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा एक चीज और बता देती हूँ, सरहपा जो है ना, ये क्या माने जाते हैं? प्रथम कवि माने जाते हैं, किसके? अपभ्रंश के, सॉरी, अपभ्रंश के, ठीक है। देवसेन जो है इनको माना जाता है प्रथम जैन कवि। देवसेन को क्या माना जाता है? प्रथम जैन कवि माना जाता है। और इसके अलावा विद्यापति, विद्यापति को माना जाता है प्रथम गीतकार कवि, ठीक है, प्रथम गीतकार कवि माना जाता है। दैट्स इट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अनुसार रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है इनका कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद, ठीक है। कैसे बता देती हूँ। कुतुबन जो है इन्होंने लिखी थी मृगावती। इसकी भी एक ट्रिक है, ये जितने भी सूफी काव्य थे ना, इनकी एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक याद कर लो तो आपको कवियों में भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी मैंने कहीं से उठाई है, ठीक है। देखिए, हचम पम चित्र ज्ञान है, ये इस तरीके से याद कर लीजिए आप, हचम पम चित्र ज्ञान है, दैट्स इट। हचम है से हंसावती, च से चंदायन, म से मृगावती, वी से एक मिनट, हंसायन, चंदायन, मृगावती, और अचंपम चित्र है ये, चित्रावली, ठीक है, चित्र से चित्रावली, ग से ज्ञानदीप, ठीक है। और उसके अलावा है से हंसायन, और ई से इंद्रावती, और ऐसे अनुराग बांसुरी। इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी, और उनके कवियों के नाम आपको साथ याद करने पड़ेंगे, और कवियों के नाम याद हो गए तो आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। अक्टूबर के द्वारा मृगावती लिखी, सबसे पहले कौन सी आती है? मृगावती। इसके अंदर ना हचम, इसके अंदर एक और भी आया चंपा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, थोड़ा सा भूल गई थी। है से हंसायन, च से चंदायन, मैं से मृगावती, प से कुछ तो था याद नहीं आ रहा अभी, और मैं से जो था वो था मधुमालती, यहाँ से मृगावती था, ये था मधुमालती, मंजन के द्वारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है उस्मान, उस्मान के द्वारा लिखी गई चित्रावली, ठीक है। और उसके बाद आता है कासिम शाह, कासिम शाह के द्वारा लिखी गई हंस ज्वाई, है से हंस ज्वाई, और ये है हंसाइन, ये हंसाइन, ये हंस ज्वाई, ठीक है। और नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई अनुराग बांसुरी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही अनुक्रम जो है वो है ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। जगत विनोद किसके द्वारा लिखा गया? पद्माकर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। श्रृंगार निर्णय किसका है? भिखारी दास का है। ललित ललाम अब हम थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं, किसके द्वारा लिखा गया? मतीराम के द्वारा। रही बात भाव विलास की, तो भाव विलास जो है वो लिखा गया देवसेन के द्वारा, देव के द्वारा, सॉरी देव कवि के द्वारा, देवसेन के द्वारा नहीं, देव कवि के द्वारा।
ठीक है, लिखा कब गया? ललित ललाम लिखा गया 1661 के अंदर। भाव विलास जो देव के द्वारा लिखा गया वो लिखा गया 1689 के अंदर। भिखारी दास के द्वारा श्रृंगार निर्णय लिखा गया 1750 के अंदर। और जगत विनोद पद्माकर के द्वारा लिखा गया 1810 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन है ना, मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मेरे को अभी तक मिला नहीं इसके अंदर। ये जैसे ही मेरे को मिलता है ना, वैसे ही मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम है, हाँ, तो इसका सही अनुक्रम है इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कसन। ठीक है, कसन है किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद के द्वारा। इंदुमती जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। उसने कहा था, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी के द्वारा। और मकरील जो है वो लिखी गई है यशपाल के द्वारा। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जो है ये लिखी कब गई इंदुमती? माफ कीजिए 1900 के अंदर। ठीक है, उसने कहा था, ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है, लिखी कब गई? 1915 के अंदर। मकरील यशपाल के द्वारा लिखी गई 1934 के अंदर। और प्रेमचंद जो है कहाँ लिखी गई? 1936 के अंदर, गोदान के साथ साथ ही लिखी गई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो पत्रिकाओं का सही अनुक्रम जिसके अंदर सबसे पहले आएगी आजकल, फिर आएगी सारिका, फिर समकालीन भारतीय साहित्य, फिर नया ज्ञानोदय। आजकल जो है वो लिखी गई 1945, माफ कीजिए 1945 के अंदर निकली। सारिका जो है वो निकली 1960 के अंदर। समकालीन भारतीय साहित्य ये निकली 1980 के अंदर। और नया ज्ञानोदय ये निकली 2003 के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, आजकल सारिका 1945 के अंदर लिखी, कहाँ से निकली? सबसे पहले प्रकाशन विभाग दिल्ली के द्वारा। ये पेन में ना कोई दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, बट चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। मैं एक बार इसको दोबारा से सेट करती हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, सारिका जो है वो 1960 के अंदर निकली। कहाँ से निकली? टाइम्स ऑफ इंडिया, समकालीन भारतीय। कहाँ से निकली? टाइम्स ऑफ इंडिया से। आई थिंक इसकी निब में कोई दिक्कत है, कल मैं इसकी निब चेंज कर लूंगी। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आई जस्ट डोंट नो क्यों ऐसा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है साहित्य। साहित्य कहाँ से निकली? साहित्य निकली साहित्य अकादमी दिल्ली से। साहित्य अकादमी दिल्ली से। और उसके बाद आते चौथी, नया ज्ञानोदय 2003 में निकली। ये कहाँ से निकली? मंडलाई से। आई डोंट नो व्हाट इज द मंडलाई, बट ये मंडलाई से निकली। दैट्स इट। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम माना जाता है हानुश, माधवी, मुआवजे और आलम। ठीक है, हानुश कब निकला? 1977 के अंदर। माधवी 1985 के अंदर। मुआवजे 1993 के अंदर। और आलमगीर 1999 के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो इसके सही अनुक्रम है, इसका ऑप्शन आएगा बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा और नेपथ्य राग। बिना दीवारों के घर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया? 1965 के अंदर। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा के द्वारा लिखा गया। शांति मेहरोत्रा के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1975 के अंदर। जो राम रचि राखा ये किसके द्वारा लिखा गया? मृणाल पांडे के द्वारा। कब लिखा गया? 1981 के अंदर।
नेपथ्य राग इसके द्वारा लिखा गया मीराकांत के द्वारा। कब लिखी गई? 2004 के अंदर। ठीक है, अगला आते हैं। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संस्कृति के 4 अध्याय हमारे सिलेबस के अंदर भी लिखी पड़ी है, सॉरी ऐड की हुई है किसके द्वारा लिखी गई? दिनकर के द्वारा। तो सबसे पहले संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र 1907 में लिखा गया, किसके द्वारा? द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया 1922 के अंदर। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर के द्वारा लिखा गया। लिखा कब गया? 1956 में। प्रकाशित कब हुआ? ये लिखा गया जो मैं बोल रही हूँ ना, प्रकाशन वर्ष समझना है आपको, लिखा हुआ मत बोलना। ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 के अंदर लिखा गया, प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और इसके अलावा जो है संस्कृति के 4 अध्याय को 1959 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके अलावा दिनकर के अंदर संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका जो है, भूमिका और प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये क्वेश्चन भी इस बार आया है हमारा 2025 वाले। तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? सही अनुक्रम है इसका काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। जिसके अंदर काव्यादर्श जो है वो लिखा गया दंडी के द्वारा। कब लिखा गया? 7वीं शताब्दी के अंदर। ध्वन्यालोक लिखा गया है आई थिंक अभिनव आनंद वर्धन के द्वारा, सॉरी अभिनव भारती के द्वारा नहीं, आनंद वर्धन के द्वारा। लिखा कब गया? 9वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, काव्य मीमांसा लिखा गया राजशेखर के द्वारा। कब लिखा गया? 10वीं शताब्दी के अंदर। और साहित्य दर्पण लिखा गया 14वीं शताब्दी के अंदर विश्वनाथ के द्वारा। विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम भी दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, जो किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। और उत्तरी भारत की संत परंपरा जो है वो लिखा गया है, एक सेकेंड, हाँ, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और चीज है, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट दे दो मेरे को। नंबर 34 है ना। हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा कब गया? 1940 के अंदर। प्रकाशित कब हुआ? 1940 के अंदर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया 1938 के अंदर। और उत्तरी भारत की संत परंपरा 1964। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया 1996 के अंदर। उसके अलावा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो ग्रंथ लिखा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य कब? 1940 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोक हो जाता है बार बार। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा, इसका 1 है, इसका बी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, हाँ बी है इसका। उसके बाद देखिए रुद्र संप्रदाय, मैंने इसको कैसे याद किया था इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी के द्वारा, संकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य के द्वारा, और राधा वल्लभ संप्रदाय मध्वाचार्य के द्वारा, नहीं सॉरी हित जी के द्वारा। हित हरिवंश है ना, उन्होंने राधा संप्रदाय के नाम से राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से चलाया था। ठीक है, हित हरिवंश ने। ठीक है, मैंने इसको श्री हित हरि मैंने इसलिए हरि से याद किया, हरि का हित चाहने वाली कौन? राधा। इससे याद किया। संकादी का मैंने निम्बार्काचार्य से याद कर दिया था। ठीक है, और रही बात रुद्र संप्रदाय की, रुद्र का अर्थ होता है शिव भगवान, और विष्णु स्वामी, रुद्र और विष्णु इस तरह से याद कर लो। श्री में श्री राम की तरह याद किया था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित रचनाकारों को
उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 6। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो चिंतामणि के द्वारा तो लिखा गया है काव्य प्रकाश, मोतीराम के द्वारा लिखा गया है, नहीं एक मिनट, भूषण के द्वारा लिखा गया है शिवाबाई। सी का 2 है और ए का 5 है, ठीक है। मोतीराम के द्वारा लिखा गया है रसराज और रसलीन के द्वारा लिखा गया है अंगदर्पण। यस, अंगदर्पण, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्न के रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, जिसके अंदर कुमार पर प्रतिबोध लिखा गया है सोमप्रभ सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। मेरे को एक सेकंड दे दो प्लीज, एक सेकंड दे दो मेरे को, ठीक है, बस एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। क्या है इसका? कुमार पर प्रतिबोध हेमचंद्र जैनाचार्य शरणदास हमीर रस, ठीक है, बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे कृपा करके। चलो एक बार इसको स्किप मारते हैं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला, अच्छा ये मैंने 2 बार लगा रखा है क्या? ठीक है, ओके सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, मैंने 2 बार ऐड कर दिया इसको, ठीक है ठीक है, दैट्स माय बैड। आगे देखिए, कुमार पर प्रतिबोध किसके द्वारा? सोमप्रभ सूरी के द्वारा, मैंने बताया था। ऑप्शन ए ही ठीक है इसका, ठीक है। प्रबुद्ध चिंतामणि जो है वो लिखा गया जैनाचार्य मेरुतंग के द्वारा। कुमारपाल चरित लिखा गया हेमचंद्र के द्वारा। और हमीर रासो जो है वो लिखा गया है शारंगधर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए, जिसके अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कवि वचन सुधा, ठीक है। और हंस पत्रिका प्रेमचंद के द्वारा निकाली गई, बी का 5 और ए का 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ऑप्शन नंबर 40। उसके बाद प्रेमचंद का हंस ही है, ठीक है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निकाली गई सरस्वती, वर्ल्ड फेमस। और अगे के द्वारा आई थिंक प्रतीक होनी चाहिए, डी का 3। यस, अगे की प्रतीक, ठीक है। सरस्वती पत्रिका निकाली गई 1900 के अंदर। कवि वचन सुधा निकाली गई 1868 के अंदर, ये ना, हाँ 1868 के अंदर। प्रतीक कविता जो है वो निकाली गई 1947 के अंदर। और हंस कविता जो है वो निकाली गई 1930 के अंदर प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा संगम पत्रिका के बारे में, संगम पत्रिका के संपादक कौन थे? इलाचंद्र जोशी, ये याद रखने वाली चीज, इलाचंद्र जोशी, ठीक है। आगे देते हैं, अगला क्वेश्चन है, रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा के द्वारा, डी का 5। एक शेष समृद्धियां लिखा गया रघुवीर सिंह के द्वारा। और मेरी जीवन यात्रा लिखा गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। सारे निबंध है मेरी जीवन यात्रा को छोड़ के। मेरी जीवन यात्रा क्या है? आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन की। उसके अलावा जो है बाकी सारे क्या है? निबंध। अगला, काव्य पंक्तियों उनके कवि के साथ कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये शायद जयशंकर प्रसाद के नीचे। यस, आनंद सर्ग से मिलेगी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह मां शक्ति राम के वदन में हुई। ये आई थिंक निराला से नीचे राम की शक्ति पूजा से, बी का 1। यस। और मौन में अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये अगे की होनी चाहिए, सी का। यस। और परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, मुक्ति बोध, ठीक है। अब मैं तुमको बता देती हूँ कौन सा किससे, ये कमायनी से, मैंने बताया भी था तुमको अभी, आनंद सर्ग से, कमायनी के आनंद सर्ग से मिलेगा, ठीक है। और ये राम की शक्ति पूजा से मिलेगा, राम की शक्ति पूजा। और मौन में व्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये है जितना तुम्हारा सच है, इस कविता से। और परम व्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये जो है ये है अंधेरे में कविता से लिखी हुई है मुक्ति बोध की। और ये सारे हमारी सिलेबस के अंदर लगे, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ जितना तुम्हारा सच्चा है इसको छोड़ के बाकी सारी हमारे सिलेबस के अंदर है। अगला देखिए, पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पर्णदत्त जो है वो है स्कंदगुप्त से, ठीक है, स्कंदगुप्त से ही है ना, हाँ। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया था। और ओकाक शायद, एक सेकंड लीजिए इसको, हाँ, इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। हेरुक जो है
वो है कलंकी से, और उकाक जो है वो है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, और गालव जो है वो है माधवी से। माधवी जो है वो भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है वो प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। देख लेती हूँ मैं एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 43 था ना। हाँ, स्कंदगुप्त। और कलंकी जो है वो लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। मिश्र नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल है। और रही बात सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, ये लिखा गया सुरेंद्र वर्मा के द्वारा। अब बात कर देते हैं कब प्रकाशित हुए ये। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक जो है वो प्रकाशित हुआ 1975 के अंदर, प्रसाद 1928 के अंदर, माधवी जो है वो प्रकाशित हुआ 1985 के अंदर, और कलंकी जो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया ये लिखा गया 1969 के अंदर। उसके अलावा नरसिंह कथा जो है वो किसके द्वारा है, ये इसके अंदर नहीं बताया हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जोंक जो है वो है उपेंद्रनाथ अष्टपदी, 100% उपेंद्रनाथ अष्टपदी। हाँ, जोंक जो है वो उपेंद्रनाथ अष्टपदी है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप जेठ सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखी गई है, बी का 5, ए का 3। ऑप्शन 1 ही सही है इसका। आगे देखिए, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज की आंखें जो है वो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, कब लिखी गई ये भी देख लेते हैं, है क्या इसमें, नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद जो है वो लक्ष्मीनारायण सुधांशु के द्वारा लिखी गई है। रस पीयूष निधि, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, सी का 2 और ए का 4। ठीक है, रस पीयूष निधि लिखी गई सोमनाथ के द्वारा, और हिंदी नवरत्न जो है वो लिखी गई मिश्र बंधु के द्वारा। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं का तो हमको याद रखना ही। काव्य विश्वनाथ लक्ष्मीनारायण सुधांशु के द्वारा, रस कलश अयोध्या के द्वारा, रस पीयूष निधि सोमनाथ के द्वारा। मैंने चाहती कि सोमकार्त भी जो है वो अमृत होता है, पीयूष कार्त भी अमृत होता है, इस तरीके से मैंने याद किया। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास जो है आज की पीवाई की सीरीज की क्लास हमारी खत्म होती है। इसी के साथ ओके, इसके साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। अगली जो हमारी पीवाई की सीरीज को लेकर क्लास होगी वो होगी 2015 के तृतीय प्रश्न पत्र के ऊपर। ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, तृतीय प्रश्न पत्र के ऊपर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। किसी को कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी मुझे मेरी गलती बतानी हो। देखिए, मैं थोड़ा अटक रही हूँ, आई नो चीजें मैं अटक क्यों रही हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम के बाद रिवाइज करने स्टार्ट करी थी चीजें। तो थोड़ा सा मेरे को अब टाइम दो, धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होती जाऊंगी ना, तो चीजें अपने साथ आपके साथ साथ मेरी भी रिवाइज होती जाएगी। और उसके अलावा कोई सजेशन आपको देना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और टेलीग्राम पे चैनल जो है आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आएगी आगे के लिए, पीछे की मैं ना तो किसी अपडेट को लेकर चल रही हूँ, ना ही मैं किसी नेट के रिजल्ट को लेकर चल रही हूँ, ना मैं जेआरएफ को लेकर चल रही हूँ। आगे जैसे जैसे क्लासेस जाती जाएंगी या उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आपको चाहिएगी, वो आगे की अपडेट्स मैं हमेशा आपको शुरू से आखिर तक देती रहूंगी। ठीक है, तो कोई भी आपको फीडबैक देना हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी फीडबैक जो है वो मुझे जरूर देना। कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको सजेशंस कोई देने हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास को करते हैं खत्म। होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी उम्मीद के साथ बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।